वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं, याद रखिएगा, जो फल पर रिएक्शन है। ठीक है, आपकी एक बेस्ट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी से संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो कि आपकी सभी प्रकार की एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। अब यहाँ पर याद रखिए, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ है जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, TSS, मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड। आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चंस में वो पूछा आता है कि TSS कितनी होती है या फिर TSS किससे याद करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल सोल्यूबल सॉलिड है इसकी मात्रा किससे याद करते हैं। सबसे पहले आप बता दीजिए, थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाएगा कि रिफ्रैक्टोमीटर, पीजोमीटर, थर्मामीटर या फिर कैलोरीमीटर। तो यहाँ पर याद रखना, अगर आपको पूछा था TSS मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड, या फिर अगर आपसे पूछा था कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, तो इसकी जो मात्रा है ये किसके द्वारा मापी जाती है, मीज़र किसके द्वारा की जाती है, रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, जिसे आप हैंड रिफ्रैक्टोमीटर भी बोल सकते हो। क्या हैंड रिफ्रैक्टोमीटर भी जिसे आप बोल सकते हो, दोनों एक ही होते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर या हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा कुल घुलनशील ठोस पदार्थ TSS की मात्रा ज्ञात की जाती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जेली, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेली को हम अवलेह भी बोलते हैं। याद रखना कि जेली को ही हम अवलेह बोलते हैं और जेम को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे हम फलपाक बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म नहीं है आपके लिए, तो इन दोनों को भी आप याद रखना क्योंकि सिलेबस में आपके दे रखा है इस प्रश्न कि जेली को अवलेह बोलते हैं और जेम को फलपाक बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टर्म का भी आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है कि जेली में TSS की मात्रा, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, ये बताइए। 60%, 68%, 65% या फिर 72%। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश ये करना कि यहाँ पर पूछा क्या गया है जेली के बारे में। ठीक है, कुछ याद नहीं रखना, बस जेली की जब भी बात की जाए तो जेली में थोड़ा सा कम होता है, किससे, जैम से होता है। तो कितना होता है, याद रखिएगा 65% होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जैम की, तो जैम में डायरेक्ट याद रखना कि जैम में जो TSS की मात्रा होती है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की जो मात्रा होती है, ये कितनी होती है, याद रखिए ये होती है 68% होती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम डायरेक्ट समझ लेते हैं कि जैम में होती है, याद रखिएगा 65%। और अगर हम बात करेंगे जेली, तो जेली की जो राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा जेली में होता है, याद रखिएगा क्या, 65%। ठीक है, दोनों को याद रखना, दोनों ही कई बार आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जेली को हम अवलेह बोलते हैं, सॉरी जेली को हम क्या बोलते हैं, जैम को फलपाक बोलते हैं। जैम को हम फलपाक बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवलेह बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करेंगे। इससे पहले याद रखना कि आपने ये तो जान लिया कि जो हम TSS की मात्रा ज्ञात करते हैं, ये किससे ज्ञात करते हैं, किस यंत्र से ज्ञात करते हैं, वो हम ये याद करते हैं, याद रखिए, रिफ्रैक्टोमीटर या हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसकी इकाई क्या होती है, क्या इसकी इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है डिग्री ब्रिक्स होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, याद रखिएगा, डिग्री ब्रिक्स होती है। जैसे कि आपने देखा होगा गन्ने में जब उसको वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी 18 डिग्री पर माना जाता है, 18 डिग्री ब्रिक्स पर उसको मैच्योर माना जाता है कि ये फल चुका, मतलब पक चुका है, अब इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है और ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि एगमार्क कानून बनाया गया था। याद रखना, ये आपके जो BHU की एग्ज़ाम हुई थी रिसेंटली, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम 20 से 30 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके ओल्ड पेपर में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, एगमार्क कानून कब बनाया गया था, जल्दी से आप बता दीजिए। पहले 1937, 1955, 1975 या फिर 1986, मतलब 1937, 1955, 1975 या फिर 1986। तो याद रखिए एगमार्क कानून है, ये बनाया गया था 1937 में बनाया गया था, 37 में बनाया गया था। और एगमार्क कानून है, याद रखिएगा, ये क्या करता है, मतलब किसको बताता है, याद रखिएगा, क्वालिटी को। कोई प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी के संदर्भ में याद रखिएगा जो गणना करता है वो कौन सा होता है, एगमार्क कानून होता है। और ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, एगमार्क कानून, तो इसकी स्थापना की गई थी नागपुर, महाराष्ट्र में।
कहाँ पर की गई थी, याद रखिएगा नागपुर। और नागपुर कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको पूछा है कि पेक्टिन की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है। पेक्टिन की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है। कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ड्रॉप टेस्ट हुआ, अल्कोहल टेस्ट हुआ, सीड टेस्ट हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, आप साथ साथ बता सकते हो। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे पेक्टिन की मात्रा, तो इसके लिए याद रखिएगा मुख्यतः दो टेस्ट किए जाते हैं। एक तो होता है जेल मीटर, आपने सुना होगा जेल मीटर, ठीक है, जिसे हम जेली मीटर या जेल मीटर बोलते हैं। तो जेल मीटर के द्वारा भी हम क्या करते हैं, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है जब जेल मीटर, तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा, याद रखिएगा अल्कोहल टेस्ट। ठीक है, अल्कोहल जो टेस्ट है ये भी किसके लिए किया जाता है, पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है जेल मीटर, एक होता है अल्कोहल टेस्ट। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से, दोनों ही आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करेंगे कि फलों व सब्जियों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः कितनी सांद्रता का नमक का घोल, ठीक है, नमक का घोल प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसी से हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि नमक का घोल। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नमक का घोल क्या कहलाता है, तो आपको क्या याद रखना है, याद रखिए ब्राइन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन विलियन बोलते हैं। नमक के घोल को हम ब्राइन विलियन बोलते हैं। और इसकी मतलब नमक के घोल की जो मात्रा ज्ञात करते हैं वो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, सोलेनीमीटर या सोलोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, सोलोमीटर या सोलेनीमीटर के द्वारा हम नमक की घोल की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन इस यहाँ पर हमारे क्लियर हो चुके हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, नमक का घोल क्या कहलाता है, ब्राइन विलियन कहलाता है। जो ब्राइन विलियन होता है इसकी सांद्रता किससे ज्ञात करते हैं, सोलोमीटर या सोलेनीमीटर से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि जब हम फल या सब्जियों का परिरक्षण करते हैं तो उसमें कितनी सांद्रता का नमक का घोल हम प्रयोग करते हैं। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, 15 से 25%। कितना हम यूज़ करते हैं, 15 से 25% हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात करेंगे कि अंतिम पकाव बिंदु का अवलेह का तापमान कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि यहाँ पर याद रखना आपको जैम या जेली नहीं देगा, लेकिन अवलेह या फिर फल पाक पूछेगा। ठीक है, आपको याद रखिएगा जो वहाँ पर वर्ड मिलेगा वो फल पाक या अवलेह ही मिलेगा। तो याद रखना कि फल पाक बोलते हैं हम जैम को और अवलेह बोलते हैं हम जेली को। मतलब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि जेली का तापमान कितना होता है, कब, जब वो एंड पॉइंट मतलब जो पक जाती है या फिर जो उसका लास्ट बिंदु होता है उस पर उसका टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री, 105 डिग्री, 110 डिग्री या फिर 115 डिग्री। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं आनी चाहिए। याद रखिए इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा, याद रखिए 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा अंतिम पकाव बिंदु पर जेली या अवलेह का तापमान कितना होता है, 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि फलों के परिरक्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का, सोडियम बेंजोएट का, मोनोसोडियम फॉस्फेट का या CMC का। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं आनी चाहिए कि जो फलों का परिरक्षण किया जाता है ये किया जाता है, याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट, और एक किया जाता है याद रखिएगा केमस मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिए परिरक्षण के रूप में मुख्यतः 2 का ही प्रयोग किया जाता है, 2 केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। एक होता है सोडियम बेंजोएट, एक होता है याद रखिएगा केमस मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है रंगहीन फलों के लिए। केएमएस मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है रंगहीन फलों के संरक्षण के लिए, और सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है रंगीन फलों के लिए। ये किया जाता है रंगीन फलों के परिरक्षण करने के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य परिरक्षक कौन सा होता है। तो अब यहाँ पर याद रखिए, अभी आपको एक लाइन बताई गई थी, एक होता है रंगीन, एक होता है रंगहीन। दोबारा से देख लीजिए, एक होता है रंगीन, एक होता है रंगहीन। ठीक है, तो जब भी बात की जाए रंगीन की, तो रंगीन में हम किसका यूज़ करते हैं, याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का हम यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। और सोडियम बेंजोएट में कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेंजोइक अम्ल। क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर होता है टमाटर सॉस। तो टमाटर तो आपने देखा होगा लाल होता है मतलब रंगीन होता है,
तो रंगीन अगर फल है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सोडियम बेंजोएट का। और बेंजोएट में क्या होता है, याद रखिएगा, बेंजोइक अम्ल बायस है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे जैसे कि रंगहीन फलों के लिए, तो रंगहीन फलों में क्या होता है, रंगहीन फलों में क्या होता है, याद रखिए आप KMS मतलब पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का हम प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा ये जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में जो पोटेशियम होता है ये क्या करता है कि जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है इसमें जो पोटेशियम है ये क्या करता है, फलों के रंग को उड़ा देता है, इसीलिए इसका प्रयोग रंगीन फलों में नहीं किया जाता बल्कि रंगहीन फलों में किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स आप मान सकते हो, नींबू वर्गीय फलों से जो भी बनाए जाते हैं, ठीक है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि उनमें कोई कलर तो होता नहीं है तो उसमें कोई क्षति होगी नहीं, ठीक है, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे KMS, तो KMS में याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्या होता है इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फेट का SO2, ठीक है, याद रखना। आप बस एक पॉइंट याद रखिए, यहाँ पर इतनी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है याद करने में तो एक बात याद रखना कि रंगीन जितने भी फल है उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। रंगहीन फलों के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। 2 लाइनों में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, तो इनको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, खाद्य परिरक्षण के लिए हिमीकरण विधि का प्रयोग किस तापमान पर किया जाता है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, -18 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, या फिर -40 डिग्री से कम। आपको क्या लगता है कि राइट आंसर क्या होगा कि जो हिमीकरण किया जाता है ये किस टेम्परेचर पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। किस पर किया जाता है, याद रखिए, हिमीकरण ये किया जाता है -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जेली का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है। क्या पूछा गया है कि जेली का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, तो वो होता है, याद रखिए, पेक्टिन, जिसका आप एग्जाम्पल मान ही सकते हो, याद रखिए, अमरूद। क्यों, क्योंकि अमरूद में याद रखिएगा पेक्टिन और अम्ल दोनों की मात्रा अच्छी पाई जाती है। क्या, इसमें पेक्टिन की मात्रा भी अच्छी होती है और अम्ल की मात्रा भी होती है, इसलिए याद रखिएगा कि जो जेली है ये सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। सबसे अच्छी जेली किसकी बनती है, अमरूद की बनती है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर पूछा गया है कि जेली बनाने के लिए उपयोगी किए जाने वाले फलों में ज़्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए। अगर आपने अभी जो मैंने लाइन बोली थी वो अगर आपने स्पष्ट सुनी है तो इसको आप आसानी से बता दोगे, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि जेली बनाने के लिए उपयोगी जो फल होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, कौन सा कंटेंट होना चाहिए उनमें, पेक्टिन और शर्करा, शर्करा व अम्ल, अम्ल व प्रोटीन, या फिर पेक्टिन व अम्ल। तो जल्दी से बताइए, अभी आपको इसका राइट आंसर बताया था A, B, C या फिर D। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछता है जेली बनाने के लिए तो इसके लिए जो कंटेंट की आवश्यकता होती है फल में, चाहे वो कोई सा भी फल हो, तो उसमें होना चाहिए पेक्टिन या अम्ल की मात्रा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कि पेक्टिन व अम्ल की मात्रा प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के हमने बात की थी अभी, अमरूद में होता है, ये दोनों कंटेंट होते हैं, इसलिए जेली सबसे बेस्ट किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फलों में रस का परिरक्षण में कौन से रसायन परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है कि फलों के रस के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे कि सोडियम सल्फेट का, सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम बेंजोएट का, फिर पोटेशियम परमैंगनेट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने आपको केवल 2 ही परिरक्षक बताए थे, एक बताया था KMS, एक बताया था सोडियम बेंजोएट। तो इन दोनों में से क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन में है वो हमारा सोडियम बेंजोएट है, तो राइट आंसर भी क्या होगा, सोडियम बेंजोएट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया कि भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का प्रतिशत कितना होता है। क्या पूछा गया है, प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण। हिंदी देखना चाहो तो आप ये वर्ड नोट कर सकते हो कि प्रसंस्करण, ठीक है। प्रोसेसिंग को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसंस्करण बोलते हैं। मतलब भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का कितना % होता है, तो इसका आपको एक डायरेक्ट रेशियो हमने बताया था कि 2 से 3%। तो इसके मध्य जो आ रहा है वही राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 2.2, तो यही इसका राइट आंसर है कि याद रखिएगा फल व सब्जियों की केवल मात्र और मात्र 2 से 3% ही प्रोसेसिंग की जाती है। बाकी याद रखिएगा फल की तुड़ाई करने के जो 30%,
ठीक है, फलों की तुड़ाई के 30% जो भाग होता है वो केवल बिना कोई इस्तेमाल करे किए हुए वो नष्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तुड़ाई करने के बाद उसका ना तो हम उपभोग करते हैं, मतलब ना तो उसे खाते हैं, ना ही उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, वो वैसे ही ख़राब होता है, जैसे कि सड़ गल जाता है या फिर फेंकने में जाता है। ठीक है, तो उसका प्रतिशत होता है 30%। और अगर आपसे पूछता है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग की जाती है, याद रखिएगा, 2 से 3% फलों की ही की जाती है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता कि फल व सब्जियों के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा होता है, तो फर्स्ट स्थान पर आता है चाइना और सेकंड स्थान पर आता है इंडिया। ठीक है, फर्स्ट स्थान चाइना का होता है फल या सब्जी के बारे में पूछा है, और सेकंड स्थान पर आता है हमारा इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है कि जैम सबसे बेस्ट बनता है सेब का। और अगर मैं पूछूं यहाँ पर जेली, तो अभी आपको बताया था जेली बनती है अमरूद की। ठीक है, जैम बनता है सेम का, जेली बनती है अमरूद की सबसे बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं कि निम्न में से फल परिरक्षण की स्थायी विधि कौन सी है। क्या पूछा गया है, स्थायी विधि कौन सी है। अब याद रखना, स्थायी विधि हर एक विधि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कुछ विधि ऐसी भी होती है जिसमें क्या करते हैं, हम स्टोर तो कर देते हैं, लेकिन 1, 2 या 3 मंथ में वो खराब होने लग जाती है दोबारा से, तो उसे हम स्थायी विधि नहीं बोल सकते। स्थायी विधि को हम बोल सकते हैं कि जो लंबे सालों तक चले। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर ज़्यादा साल, मतलब उसे हम लंबे समय तक अगर स्टोर कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे स्थायी विधि। एक होती है, याद रखिए, अस्थायी विधि। अस्थायी विधि का मतलब है वो 2 या 3 महीने तक अच्छे से रह पाएगी, या फिर 6 मंथ आप मान सकते हो, इससे ज़्यादा वो स्थायी नहीं रह पाएगी, फिर वो बाद में सड़ गलने लग जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। मतलब यहाँ पर जितने भी जो मेथड्स दे रखे हैं आपको, वो सभी क्या है, याद रखिए, स्थायी विधि के ही मेथड है। मतलब कैनिंग हुआ, बॉटलिंग हुआ, प्रीसीजन हुआ या फिर ड्राइंग हुई। ठीक है, ये लंबे समय तक चलती है ये विधियाँ, इसलिए इन्हें स्थायी विधि के अंतर्गत माना गया है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि 10 किलोग्राम टमाटर से टमाटर का केचप आपको बनाना है तो कितनी चीनी की आवश्यकता होगी। क्या पूछा गया है, याद रखिएगा, 10 किलोग्राम टमाटर आपके पास है और टमाटर का आपको केचप तैयार करना है, तो इसके लिए चीनी की कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा सोल्व कीजिए, वैसे एक नॉर्मल ही है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है ये, बस एक थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, उसके अकॉर्डिंग ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, 10 किलोग्राम अगर आपको टमाटर दे रखे हैं और अगर आपको केचप तैयार करना है तो उसके लिए चीनी की आवश्यकता कितनी होगी। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको पूछता है 10 किलोग्राम के लिए, तो आप क्या यूज़ करोगे, 100 ग्राम चीनी का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, 10 किलोग्राम दे रखा है तो आप कितना यूज़ करोगे चीनी की, 100 ग्राम मात्रा का आप प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि नमक के घोल की कितनी सांद्रता पर फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा है फलों की डिब्बाबंदी, और किसके लिए, नमक के घोल की सांद्रता आपको पूछी गई है, किसके लिए, फलों की डिब्बाबंदी करने के लिए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, 2 से 3%। ठीक है, नमक के घोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कितना लेते हैं, 2 से 3% लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1.8%। क्या होगा आपका राइट आंसर, 1.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी आपको बताया गया था कि अगर आपको पूछता है जेली या अवलेह बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सा होता है, अमरूद होता है। क्यों? क्योंकि अमरूद में पेक्टिन और अम्ल दोनों की मात्रा अच्छी पाई जाती है। पेक्टिन और अम्ल की मात्रा अच्छी पाई जाती है, इसलिए जेली सबसे बेस्ट अमरूद की बनती है। और सेब की क्या बनती है, जैम। ठीक है, जैम सबसे बेस्ट बनता है सेब का, और पेक्टिन और अम्ल की मात्रा होने के कारण अमरूद की जेली सबसे बेस्ट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कि निम्न उत्पादों में से किस में फल रस नहीं होता है। क्या पूछा गया है, फल रस किस में नहीं होता है। स्क्वैश पानक में, सिरप या शरबत में, कार्डियल में या फिर इन सभी में। क्या लगता है आपको, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। आपको 2 मिनट या फिर 3 मिनट यहाँ पर देने की ज़रूरत है नहीं। आपको इन क्वेश्चंस में याद रखिएगा, टाइम ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है।
आप 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इतना टाइम तो आपको मिल ही जाता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, सिरप या शरबत, ठीक है। इसमें क्या होता है, फल रस नहीं होता है, ठीक है। जब हम बनाते हैं सिरप या शरबत को तो इसमें फल रस जैसी कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।